गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारे पाठ को हमारे नए टॉपिक महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन से आगे बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं जो इतना हमने 3 दिन में कि विजयनगर साम्राज्य में जल संपदाएं ये होती थी। विठल मंदिर था, विरूपाक्ष मंदिर था, महानेमा डब्बी था, कमल महल था, नगलपुरम शहर था, कमलपुरम जलाशय था, हरिया नहर थी। बहुत सी संरचनाओं के बारे में हमें पता चला। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, विठल मंदिर के बारे में हमने पढ़ा, हजार राम मंदिर के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें जो मिली ये हमारे पास आई कैसे, इनका हमने अंकन किया कैसे। तो उसके लिए हमने तैयार किया था खनन मानचित्र। क्या तैयार किया था? खनन मानचित्र। कि इन सारी चीज़ों को हमने खनन के द्वारा तैयार किया और उसका क्या बनाया? हमने मैप बनाया। क्या बनाया? हमने मैप बनाया। और दूसरा जो चीज़ थी उसके लिए हमने प्रयोग किया खनन कार्य। ये दो काम थे। यानी कि एक तो खुदाई की हमने, खुदाई के बाद उस खनन का जो काम हुआ था उसको समझने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए हमने उस खनन का क्या बनाया? एक मैप बनाया। क्या बनाया? हमने एक मैप बनाया जिसके आधार पे हमने इसका अध्ययन किया। वो जो मैप बनाया गया था उसे जो हमारे रोमन जो हमारी लिपि है इंग्लिश की, उसके 25 वर्णों को शामिल किया गया। कितने वर्णों को शामिल किया गया? 25 वर्णों को। इसका मतलब 25 वर्णों का मतलब हुआ कि 25 वर्ग बनाए गए और प्रत्येक जो वर्ग था उसको अल्फाबेट का एक नाम दिया गया। जैसे एक वर्ग को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी, पांचवें को ई। इस तरीके से उनका नामकरण किया गया। इन 25 जो वर्ग थे उनको आगे फिर छोटे वर्गों में बांटा गया। जैसे कि ए वाले को बांटा गया तो A1 हो गया, या हम ये कह सकते थे कि ए वाले को ए बड़ा और छोटी ए, बी वाले को बी बड़ा और छोटी बी। इस तरीके से इनको क्या किया गया? नॉमिनेट किया गया। और उन स्थानों पर पाई जाने वाली संरचना का वहां पर क्या किया गया? एक चित्र बनाया गया। क्या बनाया गया? एक चित्र बनाया गया। और ये सारी की सारी जो चीजें संग्रहालयों में रखी गई थी। क्या की गई थी? संग्रहालयों के अंदर जो है रखी गई थी। तो आइए हम उन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि हम विजयनगर के विषय में जो जानकारी के भंडार का विश्लेषण करते हैं वो हमें कहाँ से मिली थी? फोटोग्राफी से, नक्शे से, संरचनाओं के जो खड़े हुए रेखा चित्र थे, अभी भी जो संरचनाएं खत्म नहीं हुई थी जो खड़ी थी, और जो मूर्तियां हमें मिली हैं उनसे। और ये सब खोजा हमने कैसे? तो मैकेंजी के द्वारा जो आरंभ में जो सर्वेक्षण कराए गए थे उसके बाद के जो यात्रा वृत्तांत थे और अभिलेखों से हमें जो जानकारी मिली थी उनको एक साथ जोड़ा गया। यात्रा वृत्तांत का मतलब समय समय पर वहां पर यात्रा करने वाले लोगों से जानकारी हासिल की गई। उन्होंने अपने बातचीत के जरिए उस स्थान के बारे में बताया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण करने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक संग्रहालय विभाग के द्वारा इसको एक परियोजना कार्य के तहत एक रूपरेखा दी गई। और 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दी गई। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब दी गई? तो कब दी गई थी? 1976 में दी गई थी। उसके बाद में 1980 के अंदर विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग, व्यापक और गहन सर्वेक्षण के माध्यम से विजयनगर से जितने भी भौतिक अवशेष मिले उनकी सुगमता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया कि जो वस्तुएं हमें मिल रही है उनके बारे में सूक्ष्म जानकारी हासिल करके उसके अभिलेख लिखे जाएं। और दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का काम किया। जब ये जानकारी इकट्ठी होगी तो इस विशद प्रक्रिया के एक हिस्से को बारीकी से अगर हम देखें तो वो था मानचित्र का निर्माण। यह पहला चरण था। मैंने आपको 2 चरण बताए हैं, एक तो खनन मानचित्र और दूसरा का क्या था? खनन कार्य। तो उसका जो पहला जो चरण था वो क्या था? मानचित्र का निर्माण था। और इसका जो पहला चरण था वो संपूर्ण क्षेत्र को कितने जो है भागों में बांटता है? 25। आपको यहां दिखाई देगा, बहुत आराम से आप इस मैप के जरिए ये देखिए। आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 5 डब्बे आपको इस साइड में दिखाई दे रहे हैं और नीचे से अगर आप देखेंगे तो 5 इधर से। तो पंजू पंजू कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 25। अब आप देखेंगे ए, बी, सी, डी, ई, इस तरीके से, यानी कि जेड तक
25 जो है वर्णमाला के जो अक्षर थे अंग्रेजी के, उनके आधार पर इनको बांटा गया था। और ये सारे एक एक वर्ग को नॉमिनेट करते हैं, ए एक वर्ग को, बी दूसरे वर्ग को। तो ये बता रहा है कि वर्गाकार भाग में बांटा गया था और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः आगे छोटे वर्गों में बांट दिया गया। और इतना ही काफी नहीं था, आगे फिर उन छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में क्या किया गया, बांटा गया। और फिर उनका क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था। नाम लिखे गए हैं, देखिए यहां आप हम्पी, एम के अंदर आपको दिखाया जा रहा है। कमलपुरम जलाशय कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, एस में दिखाई दे रहा है। ये आप देख रहे हैं, जो जैसा कि आप देख सकते हैं ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से, अभी ये कितना सूक्ष्म काम है, तो आप हम सोच सकते हैं कि इसके ऊपर कितना परिश्रम किया गया होगा। और इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवसथलों, आवासों से लेकर के विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया कि इन स्थानों के ऊपर ये मंदिर थे, उनका प्रलेखन किया गया। और इन सब के कारण सड़क, रास्ते और बाजारों आदि के अवशेषों को हमने पुनः प्राप्त कर लिया। जो सड़कें खत्म हो गई थी, जो बाजार खत्म हो गए थे, जो रास्ते खत्म हो गए थे, उनको हमने दोबारा जो है मैप के ऊपर क्या कर दिया, उकेर दिया। और वो चीजें दोबारा हमारे लिए क्या होगी, सुलभ होगी। इन सभी स्थिति की जो हम पहचान जो करते हैं वो स्तंभ के आधार और मंचों के माध्यम से की गई। और एक समय जो बाजार जीवंत थे, बस अब उनका बस यही बचा हुआ था। किसी समय में जीवंत जो बाजार यहाँ पर लगते थे, अब उनका केवल ये खंडर मात्र ही रह गया था। जो दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया था कि किस प्रकार इन वर्गों को आगे बांटा गया था, ये देखिएगा आप। जैसे कि ये एन है, एन का जो वर्ग है उसको देखिए, एन ए, एन बी, एन सी, एन डी, एन एफ, इस तरीके से आगे जो है एन को आगे बांट दिया। इसी तरीके से एम को एम ए, एम बी, या कई जगह पर एम का आगे छोटा एम, इस तरीके से जो है इनको बांटा गया था। अब हम यहां बात करते हैं जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल, एम एस नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक काम किया। और जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण, उन्होंने लिखा है कि विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं मिली, स्तंभ मिले, धरण मिली, भीतरी छत मिली, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग और मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से क्या है, चित्रित थे। उन सभी चीज़ों को हमने दोबारा बनाना पड़ा है। हालांकि लकड़ी की जो संरचनाएं हैं वो अब है नहीं, क्यों, क्योंकि लकड़ी खत्म हो चुकी थी, दिमक जो उसको चाट चुकी थी। अब केवल पत्थर की संरचनाएं ही अस्तित्व में है, या फिर यात्रियों के द्वारा छोड़े गए पीछे विवरण। जो यात्री यहाँ यात्रा करके गए थे उन्होंने अपने लेखों के अंदर जो विवरण लिख दिया वो थे, या उस समय के संपंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में क्या होते हैं, हम सहायक होते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि जो उत्तर हमने खोजे थे, उन उत्तरों से ही हमें क्या मिलते हैं, प्रश्न मिल जाते हैं कि इन चीज़ों का निर्माण किसने करवाया होगा, कौन करवाने वाला था, इसके पीछे क्या उद्देश्य होंगे। जो चीज़ें हमारे सामने आ रही थी तो उससे बहुत से प्रश्न निकल करके आते थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी शहर की, अगर किलाबंदी की गई है तो एक चीज़ हमारे जहन में आती, किलेबंदी का रीज़न क्या था, सुरक्षा। देखिए एक आंसर हमें यहाँ मिल रहा है। पहले हमें एक प्रश्न मिला कि ये किलेबंदी क्यों बनाएगी, और उसके बाद उसका आंसर हमें मिला कि सुरक्षा की दृष्टि से किले का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। दूसरी बात ये थी कि निर्माणकर्ता कौन थे, तो निर्माणकर्ता कौन होंगे, उनको प्रश्रय देने वाले, उनको आश्रय देने वाले। तो आश्रय देने वाला व्यक्ति कौन होगा, राजा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी संरचनाओं का निर्माण एक किसान नहीं करवा सकता, एक मजदूर नहीं करवा सकता, तो उसका निर्माण कौन करवा सकता है, राजा करवा सकता है। तीसरी जो चीज आएगी वो आएगी कि ऐसी वस्तुएं कहां से लाई गई, वस्तुओं को कहां से लाया गया। चौथी बात आती कि ऐसी तकनीक कहां से आई। ये प्रश्न हमारे जहन में उभर के आते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो उस समय की जो जरूरत थी उसके अनुसार लोगों को क्या की थी, लेकर के आनी पड़ी थी। राजाओं को इन चीजों को अपने साम्राज्य के अंदर क्या करना पड़ा था, विकसित करना पड़ा था। क्या कहता है, देखिए कि सुरक्षित जो भवन है हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे उन स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हमें उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकता, कि इस शहर की क्या की जानी चाहिए थी, रक्षा की जानी चाहिए थी, उसका हमें पता लगा। उसके राज्य की सामरिक जो तैयारी है उसका हम पता लगाते हैं कि युद्ध के बारे में वो लोग कैसा सोचते थे। यदि हम अन्य स्थानों के भवनों से इसकी तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और संस्कृति के प्रभाव के बारे में भी बताते हैं। ये उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रश्रयदाता क्या करना चाहते थे, व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते थे जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम थे। अब देखिए विरूपाक्ष मंदिर बना तो हमें वहां की संस्कृति का पता लगा कि ये लोग विरूपाक्ष देवता को पूजते थे, पंपा देवी के मंदिर मिले
तो ये हमें वहाँ के विचारों के बारे में बताते हैं कि वे लोग धार्मिक विचारों को भी क्या करते थे, ग्रहण करते थे। इन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेख और लोक प्रचलित परंपराओं से मिली हुई जानकारी को क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। जो लोगों के अभिलेख हैं उनके अंदर इसके बारे में जो वर्णन किया गया है, तो इन संरचनाओं को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि स्थापत्य जो तत्व है उनके परीक्षण हमें यह नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो शहर उसके आसपास के क्षेत्र में रहते थे, जनसंख्या का जो एक बड़ा भाग था, क्या वो इन प्रभावशाली भवनों के बारे में सोचते थे? क्या उनकी शाही केंद्र या धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी? क्या वो जब मर्जी आए कमलपुरम महल में जा सकते थे? क्या वो हजारा मंदिर के अंदर जाकर के पूजा कर सकते थे? क्या ये प्रश्न उभर कर हमारे सामने आते हैं। ये भी प्रश्न आता है, क्या वे मूर्ति के सामने तेजी से निकल सकते थे? क्या उनको देखने के लिए रुकते थे या उनके बारे में सोचते थे? उनके जटिल जो प्रतीक है वो चित्रण को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर काम किया, उन उद्यमों के विषय में वो क्या सोचते थे, जिसके लिए उन्होंने अपना श्रम क्या कर दिया था, दान कर दिया था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ से क्या होता है, पता लगता है। और ये उत्तर हमारे सामने हजारों प्रश्न खड़े कर देते हैं। जैसे कि यहाँ और भी प्रश्न उभर करके आ रहे हैं, क्या निर्माण करना है, स्थान कहाँ होना चाहिए, किस माल का प्रयोग करना चाहिए, किस शैली का अनुसरण करना चाहिए, ये सभी निर्णय कौन लेता था? हमारा उत्तर आ जाता है कि शासक लेते होंगे। और इतने विशाल उद्यमों के लिए विशिष्ट ज्ञान किसके पास होगा? भवन के नक्शे कौन बनाता होगा? राजगीर या पत्थर काटने वाले मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते हैं कहाँ से आते होंगे? जो व्यक्ति वास्तव में इनका निर्माण करते हैं उनको कहाँ से बुलाया गया होगा? क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया गया था, या उन्हें किसी प्रकार के वेतन मिलते थे, या निर्माण की जो गतिविधि है उनका अधीक्षण कौन करता था? निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहाँ से लाया जाता था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भवनों और उसके अवशेषों को देखने मात्र से नहीं दे सकते। संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध हमें कुछ और भी संकेत दे सकते हैं। इसके साथ ही हमारे इस पाठ का जो है वो समापन हो जाता है। अभ्यास के प्रश्नों का अब हम अध्ययन करते हैं। पहला हमारे पास प्रश्न आता है कि पिछली 2 शताब्दियों में हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में कौन सी पत्तियों का प्रयोग हुआ? आपके अनुसार ये पत्तियां विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहित द्वारा प्रदान की गई जानकारी का किस प्रकार पूरक नहीं है? तो हमारे पास 2 प्रकार की जानकारियां थी। कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? एक तो खनन मानचित्र, और दूसरा हमने किसको बताया था, खनन कार्य। तो यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर में जो हमें जानकारी मिली है पुजारियों के द्वारा, और 2 शताब्दियों के खनन ने पुजारियों द्वारा जो जानकारी दी गई थी उसको क्या कर दिया था, पूर्णतः पुष्ट कर दिया था। यानी कि पुजारियों ने हमें जो जानकारी दी थी वो खनन कार्य और मानचित्र से जो हमें जानकारी मिली है वो लगभग बराबर उसके हूबहू थी। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जानकारी जो है पूरक रही, हमारे लिए क्या रही थी, पूरक रही थी, क्योंकि पुजारी उस समय भी जीवित थे। दूसरी बात थी विजयनगर की जो जल संपदा थी उसकी आवश्यकता के लिए, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो एक निश्चित योजना थी, और वो योजना क्या थी, जो तुंगभद्रा नदी जो बहती थी वो पहाड़ियों के अंदर एक करधनी का निर्माण करती थी, और जो छोटी छोटी जल वाहिकाएँ होती थी जो तुंगभद्रा नदी के अंदर अपना जल ला करके मिलाती थी, तो वहाँ पर कुंडों का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? हौज बनाए गए थे। उस हौज से क्या निकाली गई थी, नहरें निकाली गई थी, और छोटे छोटे क्या बनाए गए थे, बांध बनाए गए थे। उसके बाद में थर्ड आता है शहर के किलेबंद जो क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के बारे में विचार। तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छे से हम कर चुके हैं कि सबसे पहले हमें युद्ध स्थल को समझना पड़ेगा। प्रश्न उठता है हमारे पास इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका अगर हम जवाब ढूंढेंगे तो मध्यकालीन भारत में अगर हम जाएंगे तो वहाँ की युद्ध पद्धति को समझना पड़ेगा, और उस युद्ध पद्धति के अंदर एक पक्ष आता था घेराबंदी। कौन सा पक्ष आता था? घेराबंदी की जो महत्वपूर्ण जो राजा की सेना होती थी, जो ताकतवर होती थी, वो कमजोर राजा के का जो महल होता था या उसका जो किला होता था उसको घेर लेती थी। घेराबंदी करा के राजा को जो है आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जाता था। और यदि घेराबंदी के दौरान घेराबंदी करने वाले राजा के लोगों को अगर वहाँ अन्न नहीं मिलेगा, वहाँ उनके घोड़ों को खाद्य सामग्री नहीं मिलेगी, तो वो किले के अंदर तो प्रवेश नहीं कर सकते, और उसे अनाज मिलेगा नहीं, क्योंकि सारा अनाज जो कृषि क्षेत्र है वो किसके अधीन है, किले के अंदर ही है। तो इसलिए उनको मजबूरन या तो क्या करना पड़ेगा, वो घेरा छोड़ना पड़ेगा और वहाँ से चले जाना पड़ेगा, या वो लंबे समय तक अगर वहाँ घेरा रखेंगे तो धीरे धीरे वो लोग क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। हालांकि ये महंगी ज़रूर थी घेराबंदी, लेकिन इससे राजा अपनी प्रजा को क्या कर सकता था, विदेशी आक्रमण से बचा सकता था। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न आता है, आपके विचार में मानव में डिब्बा के संबंध में अनुष्ठान का क्या महत्व है? तो इन अनुष्ठान का महत्व क्या था कि सितंबर और अक्टूबर में हमने पढ़ा था इसमें
कि दशहरे का त्यौहार बनाया जाता था, दुर्गा पूजा का और महानवमी का जो है त्यौहार इस समय पे उपलक्ष्य में मनाया जाता था और उस समय शासक अपने रुतबे का प्रदर्शन करता था। दूसरा क्या होता था, राजा अपने नायकों का यहाँ पर क्या कर सकता था, खुले मैदान में निरीक्षण कर सकता था एक स्थान पे। इसी टाइम पे मूर्ति पूजा की जाती थी, अश्व की पूजा की जाती थी और भैंसों की बलि दी जाती थी। इसी अवसर पर राजा क्या करता था, नृत्य और कुश्ती और अन्य खेलों का आयोजन भी करवाता था और इसी समय में नायक जो होते थे वो राजा को भेंट देते थे। इससे ये पता लग जाता था राजा को कि सभी नायक जो उसके अंदर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न आता है वो आता है कि जो शाही केंद्र है ये सब शहर के किस भाग के लिए प्रयोग होता था। तो मैंने आपको अभी बताया था जो शाही केंद्र है वो राजा और उससे संबंधित रहने वाले लोगों का एक केंद्र होता था जहां से विजयनगर का क्या चलाया जाता था, प्रशासन। उसका एग्जांपल मैंने बताया था कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली हमारे देश का क्या है, शाही केंद्र है, क्योंकि यहां से पूरे देश का प्रशासन चलाया जाता है। प्रधानमंत्री यहीं पर रहते हैं, संसद की बैठकें यहीं पर होती हैं। तो एट प्रेजेंट में भारत का शाही केंद्र कौन सा हुआ, दिल्ली। तो ऐसे ही विजयनगर का ये केंद्र जो है क्या था, वो शाही केंद्र था, जहां से यहाँ पर महानवमी डिब्बा जैसे या हजार राम मंदिर जैसे दुर्ग हमें मिले हैं, अस्तबल भी यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद सातवां है हमारे पास की जो कमल महल है और हाथियों के अस्तबल जैसे भवन जो का जो स्थापत्य है वो हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है। तो हमें ये बताता है कि इस समय के जो शासक थे उनके पास बहुत भारी संख्या में क्या थे, हाथी थे। और हाथियों के अस्तबल देखने से पता लगता है कि यहाँ के लोगों ने स्थापत्य कला के अंदर बहुत ज़्यादा क्या की है, प्रगति की है। और यदि हम कमल महल को देखते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि राजा जो है इन महलों को बनाने के लिए कर जो है बहुत अधिक मात्रा में जनता से क्या करता होगा, इकट्ठा करता होगा, वहाँ से आता होगा। या फिर इनको बनाने के लिए जो नायक होते हैं वो उन्हें भेंट स्वरूप में यहाँ पर दे करके जाते थे। और तीसरी बात ये होती है कि हमें ये भी पता लगता है कि विजयनगर साम्राज्य का जो राजा है वो बहुत धनवान है और उसे जो है विशाल भवन बनाने का क्या है, शौक है। उसके बाद नंबर 8 आता है हमारा, स्थापत्य की कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया, तो वो कौन सी थी। एक तो हमने शैली पढ़ी थी इंडो मुस्लिम शैली, जो पल्लव, चोल और होयसल शासकों ने जो है उपयोग की थी, जो गुंबद बनाने शुरू किए थे। उसके बाद में दूसरी हमने पढ़ी थी गोपुरम और मंडप बनने शुरू हुए। और तीसरी हमने पढ़ी थी रथ गलियाँ। तीसरी हमने क्या पढ़ी थी, रथ गलियाँ। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रश्न नंबर 9, अध्याय के विभिन्न विवरण से आप विजयनगर के सामान्य लोगों के बारे में क्या छवि पाते हैं। दो सामान्य लोगों के बारे में हमने देखा कि वो विभिन्न संप्रदायों में बटे हुए थे, हिंदू थे, वैष्णव थे, जैन थे, बौद्ध और इस्लामी थे। कन्नड़, तमिल और तेलुगु इन सभी भाषाओं को वो क्या करते थे, बोलते थे। उस समय के लोग जो हैं किसान भी थे, श्रमिक भी थे और दास भी थे। इसके अलावा हमें पता लगता है कि बड़ी संख्या में वहाँ पर जुलाहे भी थे जो मंदिरों के आसपास रहते थे। हमें यह भी पता चलता है कि जाति प्रथा और छुआछूत की जो बुराइयाँ वहाँ पर थी और इसके विरोध में कवियों ने अपनी कविताएं भी जो है लिखी थी। और समाज के अंदर दास प्रथा भी थी और दासों को क्या किया जाता था, बेचा भी जाता था। इस प्रकार हमारे इस पाठ का समापन होता है। आप इन सभी अभ्यास के प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे और उनको याद करेंगे। थैंक यू।